अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 27वें एपिसोड में। अभी तक बिहार में उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों के सामाजिक पृष्ठभूमि और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार में कृषकों से लगान वसूलने वाली सरकार तथा जमींदारों ने कभी खेती की तरक्की यथा सिंचाई, खाद, अच्छे बीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि पिछड़ी रही और उससे भी ज्यादा पिछड़ा रहा उससे संबद्ध बिहार का गरीब कृषक वर्ग। जमीन कृषकों के हाथों से फिसलकर गैर काश्तकारों, व्यापारियों, महाजनों आदि के हाथों में आने लगी और भूमिहीन कृषकों की संख्या में बेहद वृद्धि हो गई। ऊपर से अंग्रेज शासकों का शोषण सर्वाधिक प्रताड़नापूर्ण था। उनके हृदय में प्रतिशोध की भावना विकसित हुई तथा शोषित कृषकों ने इस उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत ही सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के किसानों पर बढ़ती मुसीबत ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक बनाया। किसान सभा के तत्वावधान में बिहार के कृषकों ने संघर्षपूर्ण मार्ग अपनाया तथा अपने सामाजिक एवं आर्थिक शोषण को समाप्त कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लिया। 1850 के पूर्व बिहार के कृषक गांवों में महाजनों के जुल्म से परेशान होकर यदा कदा उनका कत्ल कर दिया करते थे, किंतु इसके बाद संगठित कृषक आंदोलन हुए। 1855 में बिहार में जबरदस्त संथाल विद्रोह हुआ। वर्तमान शताब्दी में बिहार के कृषकों में विशेषकर अक्टूबर क्रांति 1917 के उपरांत उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई तथा वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। शोषित कृषक वामपंथी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के प्रभाव में आकर उग्रवादी आतंकवादी क्रांतियों में भाग लेना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूकता पहले जमीन के मालिक कृषकों में आई, क्योंकि उनका लगान देने के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत से सीधा संबंध था। वे अंग्रेजों के नंगे जुल्म के शिकार थे, जबकि बटाईदारों का संघर्ष मुख्यतः जमींदारों से होता था। किंतु धीरे धीरे कृषकों ने राष्ट्रीय आंदोलन एवं उग्रवादी आतंकवादी क्रांतियों में सक्रिय योगदान दिया, क्योंकि वे अंग्रेजों को अन्य शोषण करने वाले जैसे सूदखोरों, व्यापारियों, जमींदारों आदि का समर्थक मानते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार के कृषकों का संघर्ष दो तरफा था। ऐसी स्थिति में उनका उग्रवादी क्रांतिकारी बन जाना स्वाभाविक लगता है। अध्ययन विश्लेषण यह स्पष्ट करते हैं कि बिहार के शोषित कृषकों का बहुत ज्यादा विश्वास कांग्रेस पर नहीं था, क्योंकि वे समझते थे कि यह दल उनको शोषण से मुक्ति नहीं दिला पाया गया। उग्रवादी एवं आतंकवादी तरीकों से ही अपने शोषण को वे समाप्त कर सकते हैं, ऐसा मानकर चल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मुख्य संस्था में व्यापारी वर्ग, सूदखोर आदि भी थे और राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी कृषकों की मांगों का पुरजोर समर्थन नहीं किया था। उग्रवादी आतंकवादी क्रांति से संबद्ध कृषक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। वामपंथी नेता, कार्यकर्ता उग्रवादी आतंकवादी क्रांति से संबद्ध कृषक यह स्वीकार नहीं करते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके शोषण को समाप्त कराने में सक्रिय भूमिका निभाई हो। उदाहरण के तौर पर उनका कहना था कि 1930 में गांधी जी ने समझौते के लिए सरकार के समक्ष 11 मांगे रखी थीं, किंतु उनमें से एक भी भारतीय कृषकों एवं श्रमिकों से संबद्ध मांग नहीं थी, जबकि पूंजीपति वर्ग की तमाम मांगे इनमें सम्मिलित थी। अतः कृषकों ने अपने पृथक संगठनों का निर्माण किया। उदाहरण स्वरूप 1934 में किसान मजदूर दल का गठन किया गया, जिससे बिहार के अनेक कृषक संबद्ध थे तथा इसकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे थे। इसके माध्यम से कृषकों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के प्रयास किए। 1935 में लखनऊ में पहले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने बिहार से
अनेक कृषक गए थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा बना एवं दिसंबर 1936 में फैजपुर में इसकी बैठक आहूत की गई, जिसमें लगभग 20,000 कृषकों ने भाग लिया था। इस बैठक में कृषकों पर हो रहे शोषण का खुलकर विरोध किया गया एवं शोषण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया। उसी समय फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी अधिवेशन चल रहा था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को भूमि सुधार कार्यक्रमों को सम्मिलित करना पड़ा। 1939 तक किसान सभा के 8 लाख सदस्य बन चुके थे, किंतु भारतीय पूंजीपतियों के संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह किसान कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की नेतृत्वकारी शक्ति नहीं बन सकी। यद्यपि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर वे अपने आप को मजबूती के साथ संगठित नहीं कर सके, क्योंकि कृषक बंटे रहे और उनका क्रांतिकारी, उग्रवादी एवं आतंकवादी संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य शोषकों के विरुद्ध भी था। 1940 से 47 के बीच बिहार में जो उग्रवादी क्रांति आयोजित की गई, उसमें बिहार के कृषक वर्ग के भी लोग सम्मिलित थे। वे अपने चौतरफा शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांतियों में भाग ले रहे थे, लेकिन उनको क्षोभ एवं क्रोध सबसे अधिक अंग्रेज शासकों से ही था। मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी यह धारणा थी कि जब तक अंग्रेज शासकों को इस प्रांत से हटाया नहीं जाएगा, तब तक उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में न तो सुधार हो सकता है और न ही वे शोषण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिहार प्रांत में भारत के अन्य प्रांतों के समान अंग्रेजी शासन ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग का शासन था। इसलिए एक उन्नत पूंजीवादी व्यवस्था के सीधे संपर्क में आने के कारण इस प्रांत में भी पूंजीपति वर्ग का उदय एवं विकास हुआ। बिहार के संदर्भ में पूंजीवादी वर्ग में सूदखोर, व्यापारी, उद्योगपति सभी सम्मिलित किए जा सकते हैं। पूंजीवादी वर्ग विदेशी पूंजी की दमनकारी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जन्मा और मुक्त आर्थिक वातावरण के अभाव में इस प्रांत के पूंजीवादी वर्ग का पर्याप्त विकास नहीं हो सका। अंग्रेजी उपनिवेशवादी वर्ग उभरा। इस वर्ग द्वारा भी शोषणात्मक कार्य किए गए। इस वर्ग में मुख्यतः 6 किस्म के लोग सम्मिलित थे: व्यापारी, सूदखोर, उद्योगपति, वित्तीय पूंजीपति, कृषि से संबद्ध गैर काश्तकार, जमींदार जो व्यापार एवं उद्योगों में भी रुचि रखते थे, तथा कुछ ऊंचे पेशेवर लोग। सूदखोर महाजन भी अंग्रेजी शासन की देन थे। अंग्रेज शासकों द्वारा उनकी लूटमार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित भी किया गया था। अतः वे अंग्रेज प्रशासकों से क्षुब्ध नहीं थे। उन्होंने उग्रवादी, आतंकवादी क्रांतियों का साथ नहीं दिया था। यद्यपि इस वर्ग के लोग उग्रवादी, आतंकवादी क्रांति से संबद्ध नहीं थे, लेकिन औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का शासन से सीधा टकराव हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन के इस वर्ग की ही भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के रहते उनके हितों की पूर्ति संभव नहीं थी। 1914 तक ब्रिटिश पूंजी का केवल 3% ही भारतीय उद्योगों में लगा हुआ था और 1914 के उपरांत तक सरकार ने देसी उद्योगों को कोई मदद नहीं दी, बल्कि सरकारी नीति ने देसी उद्योगों पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जिससे निम्नलिखित उद्देश्य सिद्ध हों। नंबर 1, भारतीय उद्योग मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी की जकड़ में हो और भारतीय पूंजीपति जूनियर पार्टनर की स्थिति में ही रहे। दूसरा, भारतीय उद्योग ब्रिटिश उद्योगों से होर न ले सके और न ही उन कच्चे माल का इस्तेमाल कर सके जिसकी ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यकता थी। और तीसरा, ब्रिटिश माल को भारतीय मंडी में कोई प्रतिद्वंदी न मिले, यह अंग्रेजों की स्पष्ट नीति थी। चौथा, उत्पादन के साधनों जैसे मशीनरी, बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक कलपुर्जे बनाने वाले उद्योगों का विकास न हो। सरकार की ऐसी उद्योग विरोधी नीतियों ने भारतीय पूंजीपतियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे उग्रवादी क्रांति से संबद्ध नहीं हो पाए थे। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना पूर्ण सहयोग दिया और इस संगठन के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, न कि उग्रवादी, आतंकवादी क्रांतियों का। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार व्यापक रूप में स्वदेशी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ।
इसी से बाद में उग्रवादी गतिविधियों का भी सूत्रपात हुआ। संरक्षण की मांगे सरकार द्वारा ठुकराए जाने पर भारतीय पूंजीपति वर्ग ने जनता जनार्दन के सामने स्वदेशी का नारा बुलंद किया। निसंदेह स्वदेशी का नारा भारतीय पूंजीपतियों द्वारा दागा गया राष्ट्रीय तोप का पहला गोला था। स्वदेशी की सर्वप्रियता से जहां औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, वहां श्रमिकों के लिए ज्यादा नौकरियां तथा मध्य और शिक्षित वर्ग के लिए अधिक काम के अवसर भी उपलब्ध हुए। पर धीरे धीरे शिक्षित युवक बेरोजगार होते गए एवं श्रमिकों का शोषण बदस्तूर जारी रहा। 1905 के उपरांत जनता का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने तथा बाद में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया और स्वराज का नारा बुलंद किया गया। अन्य प्रांतों के समान बिहार के पूंजीपति वर्ग के लोगों ने गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व किए जाने का भी समर्थन किया। 1920 में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की बागडोर गांधी ने संभाली। उन्होंने मशीनों तथा बृहद उद्योगों के स्थान पर लघु एवं ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया, किंतु इसका पूंजीपति वर्ग ने कोई विरोध नहीं किया तथा गांधी को पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने उग्रवादी क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दिया। गांधी ने बिहार के ग्रामीण जनता की अन्य प्रांतों के समान राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति का उपयोग अंग्रेजी शासन को नष्ट करने हेतु किया। निरंतर बढ़ती हुई श्रमिक जनसंख्या तथा वर्ग संघर्ष से निपटने के लिए गांधी जी के गांधीवादी सामाजिक सिद्धांत वर्ग समन्वय, पूंजीपतियों की न्यायशीलता, पूंजीपति पिता हैं तथा श्रमिक उसकी संतान आदि यहाँ के पूंजीपतियों को पसंद आए। इसके अलावा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल, खद्दर इत्यादि, इससे उन्हें कोई खतरा भी नहीं था, क्योंकि उन्नत तकनीक तथा बड़े पैमाने पर स्थापित उद्योगों द्वारा निर्मित माल से लघु उद्योगों द्वारा तैयार माल कभी टक्कर ले ही नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त 1920 के उपरांत बिहार के श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति तथा उनकी पार्टी साम्यवादी दल से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस को शक्तिशाली नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में बनाए रखने हेतु पूंजीपति वर्ग ने कांग्रेस को माध्यम बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में खुला सहयोग दिया, मगर उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों से इस वर्ग के लोगों ने खुद को संबद्ध नहीं किया। आजादी की मांग समाजवाद की मांग में बदल सकती थी। अंग्रेज विरोधी आंदोलन का रुख भारतीय वर्ग, पूंजीपति, जमींदार आदि के विरुद्ध भी हो सकता था। इसलिए 1930 से आजादी प्राप्त होने तक पूंजीपतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का एक सूत्री कार्यक्रम अंग्रेजों भारत छोड़ो पर केंद्रित किया, और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो इन्हीं देसी पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता आई और भारत में राष्ट्रीय पूंजीवादी शासन, उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। मगर ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पूंजीपति वर्ग के लोगों ने उग्रवादी आतंकवादी क्रांतियों में सहयोग नहीं दिया। बिहार के पूंजीपतियों ने भी उग्रवादी आंदोलन में नगण्य भूमिका ही निभाई थी। बिहार के पूंजीपति वर्ग के लोग उग्रवादी आतंकवादी क्रांति में अधिक सक्रिय नहीं थे, क्योंकि इस सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के लोगों के कुछ विशिष्ट लक्षण रहे थे, जिसके फलस्वरूप इसका अंग्रेजी हुकूमत, राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारतीय सामंतशाही के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण रहा, जिसने उनको उग्रवादी आतंकवादी विचारधारा के प्रति आकृष्ट नहीं होने दिया। साम्राज्यवादी शासन के दौरान इनका विकास होने के कारण साम्राज्यवाद के विरुद्ध लंबे समय तक इन्होंने संघर्षवादी दृष्टिकोण बनाए रखा। कुंठित विकास ही इनके कुंठित दृष्टिकोण का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जब भारतीय पूंजीपति वर्ग कुछ शक्तिशाली युवा, तब साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण भी कुछ मजबूत हुआ। दूसरी विशेषता अन्य प्रांतों के समान बिहार के पूंजीपति वर्ग की भी यही थी कि इसके अधिकतर सदस्य व्यापार, सूदखोरी, जमींदारी तथा अन्य धंधों में भी लगे थे, जो कृषकों एवं श्रमिकों के हितों का शोषण करते थे। इस वर्ग के व्यक्तियों का विश्वास था कि इनका हित इन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के बने रहने से ही पूरा होता था, अतः वे इनको उखाड़ फेंकने के विरुद्ध थे। अतः इस कारण भी उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन का उपयोग ब्रिटिश शासन पर दबाव डालने के लिए ही किया। देश के पूंजीपति वर्ग में एक नरम दल, ब्रिटिश शासन के प्रति नरम दृष्टिकोण
का समर्थक रहा तथा दूसरा गरम दल उनके प्रति कड़ा रुख अपनाए जाने का समर्थक रहा। जब ब्रिटिश शासन के कड़े रुख के कारण उदारवादियों का मोह भंग हुआ और तभी गरम दल के नेतृत्व ने सामने आकर क्रांति को संभाला और स्वराज की मांग को बुलंद किया। पूंजीपति वर्ग की तीसरी विशिष्टता यह रही कि एक तरफ उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करना पड़ा, तो दूसरी ओर ये बिहार की शोषित जनता की मुक्त आंदोलनकारी उग्रवादी क्रांति शक्ति का भी अपने हितों के लिए घातक मानते रहे। अतः एक ओर तो इस वर्ग ने बिहार वासियों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया और दूसरी ओर जनता की आंदोलनकारी शक्ति को सीमित दायरे में रखा। फिर भी उभरते हुए श्रमिक वर्ग को नियंत्रित करना आसान काम नहीं था। उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों को 1940 से 1947 के बीच इस वर्ग के लोग नियंत्रित नहीं कर पाए। चौथी विशिष्टता पूंजीपति वर्ग की यह रही कि इन्होंने सामंतशाही के साथ संघर्षकारी संबंधों के स्थान पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण का ही उपयोग किया। इस वर्ग के लोगों ने उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर तटस्थ रहना ही अधिक श्रेयस्कर समझा। इंग्लैंड में जहां पूंजीवाद ने सामंती शक्तियों को एकदम निर्बल एवं निःशक्त कर दिया था, वहीं उपनिवेशों में ऐसा नहीं हुआ। औपनिवेशिक एकाधिकार ने भारत जैसे पूर्व पूंजीवादी समाजों में अवरोधक शक्तियों पर आघात नहीं किया। इतना अवश्य हुआ कि समय समय पर कुछ उदारवादी कदम उठाए गए, फिर भी कुल मिलाकर उपनिवेशवाद ने बिहार के सामंतवाद के साथ समझौता तथा सहयोग की ही नीति का पालन किया। आगे चलकर जब पूंजीवादी शक्तियां धीरे धीरे विकसित हुईं, तो साम्राज्यवाद का इस दिशा में विशेष सतर्क रहा कि मध्यम वर्ग में स्वतंत्र तथा प्रगतिशील शक्ति के रूप में ये लोग उभरने न पाए। इस प्रकार भारत के अनेक प्रांतों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया गया, जिससे वहां पर स्पष्ट तौर पर वर्गों का निर्माण न हो सके। इसके परिणाम स्वरूप एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों में हमें सामाजिक वर्गों के निर्माण की विस्तृत श्रेणियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ वर्गों की कोई स्पष्ट उत्पादन प्रणाली नहीं है और कुछ पर किसी न किसी जाति या जनजाति आदि की सांस्कृतिक मुहर लगी हुई है। दूसरे शब्दों में औपनिवेशिक समाजों में सीधे साधे पश्चिमी ढंग के पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। यह भी एक कारण था कि बिहार का पूंजीवादी वर्ग उग्रवादी क्रांति में सम्मिलित नहीं था। यदि इस वर्ग के कुछ लोग सक्रिय थे भी, तो इनकी संख्या नगण्य ही थी। राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंकने में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ औद्योगिक पूंजीपति वर्ग की भूमिका बिहार में महत्वपूर्ण रही थी। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग की यह भूमिका निश्चित रूप से प्रगतिशील थी और इसी भूमिका के कारण यह वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाले रहा। इस वर्ग ने संवैधानिक सुधारों तथा मानवीय अधिकारों की मांग की और जनता ने अंतर विरोधों के बावजूद इस वर्ग को जमींदारों, सूदखोरों और व्यापारियों के मुकाबले अधिक प्रगतिशील पाया। साथ ही साथ यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों को गतिविधियों में इस सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के लोगों की भूमिका अधिक सक्रिय नहीं थी। बिहार के उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन में श्रमिकों का योगदान सराहनीय था। उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों में श्रमिकों ने उत्साह एवं धैर्य के साथ भाग लिया था। श्रमिक वर्ग की उत्पादित साधारणतः औद्योगिकरण के साथ ही होती है, किंतु भारत के अन्य प्रांतों के समान बिहार में श्रमिक वर्ग की पैदाइश चाय, कॉफी, रबर के बगानों, रेल निर्माण की प्रक्रिया तथा 1850 के उपरांत अन्य सरकारी कार्यों के सिलसिले में हुई थी। 1833 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि अंग्रेज भारत में चाय, रबर आदि की खेती कर सकते हैं और बगान आदि खरीद सकते हैं। इससे भारत के अनेक प्रांतों में बंधुआ श्रमिक पैदा हुए, जिनसे जीवन से संबंधित दर्दनाक रिपोर्ट 1860 में इंडिगो कमीशन द्वारा पेश की गई। 1850 के उपरांत
औद्योगिकरण का हल्का सा दौर चला जो 1880 के बाद से लगातार बढ़ता ही गया। शेष अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।